Assalamualaikum. Welcome to my channel Adnan's Knowledge In. How are you all, dear viewers? I hope that you're all fine and enjoying sound health. In my today's video, I am going to talk about the Dawn newspaper editorial and opinion page, and I hope that you will learn a lot of things through this video. तो आइए इस वीडियो को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो का जो फर्स्ट पेज है ये एडिटोरियल पेज है। मैं आपको सबसे पहले इसके एडिटोरियल के बारे में बता दूं कि ये क्या होता है। आप इधर देखें, आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, आपको यहाँ पे जो एक एडिटोरियल की शक्ल में कि जिसमें उसका एक टॉपिक है ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज़। अब ये जो ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर एक पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ है, इसको हमने अंडरस्टैंड कैसे करना, हमें कैसे पता चलेगा इसने इसमें कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया हुआ है, इसकी लैंग्वेज क्या, इसके वर्ड्स जो हैं उसके एक्सप्रेशन क्या, इधर दे आर बम्बास्टिक और वेरी डिफ़िकल्ट, उसके बारे में हमने अच्छे से समझना है कि इसने ये जो एडिटोरियल लिखा है इसके बारे में प्रॉपरली हम इसको कैसे कंप्रीहेंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानब कि जो पेज हमारे सामने है, इसमें हमारे पास एडिटोरियल लैंग्वेज है। हमने सबसे पहले देखना है कि ये अपनी लैंग्वेज कौन सी यूज़ करता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने है। इसकी जो टोन होती है वो बड़ी फॉर्मल है। मैंने फॉर्मल टोन के बारे में बताया। अब ये जो फॉर्मल टोन होती है ये क्या होती है? ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है कि जो हाईली प्रोफेशनल होती है, पोलाइट होती है और ऑब्जेक्टिव होती है, और इसमें किसी किस्म का स्लैंग या जॉर्गन वगैरह को यूज़ नहीं किया जाता। आप यूँ कह लें कि ये आपकी कैजुअल लैंग्वेज नहीं होती है, इसमें किसी किस्म का इनफॉर्मल स्टाइल यूज़ नहीं होता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस फॉर्मल टोन इज़ आपकी जो ग्रामर होती है वो प्रॉपर होती है, उसमें किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं होती, और आपका जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी होता है वो वेल मैनेज्ड होता है, और आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं ताकि आपके जो रीडर्स होते हैं उन तक पहुंच पाए। आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव येट परसुएसिव। इसके अंदर जो आपकी टोन होती है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है बड़ा न्यूट्रल और बड़ा फैक्चुअल वे के अंदर। इसमें आपकी यूँ कह लें कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है कि जिसमें एविडेंसेस होते हैं, जो रीडर्स जो होते हैं उसके जो आपके जो लिसनर्स होते हैं उनकी ओपिनियंस और डिसीजंस को क्या करते हैं उसके अंदर वो उनको इंटरेस्ट पैदा करते हैं ताकि वो उसको अच्छे तरीके से पढ़े। अब ये कह लें कि इसके अंदर बड़ा बैलेंस होता है आपकी प्रेजेंटिंग फैक्ट के अंदर, कि आप जो दूसरे लोगों तक अपनी बात को पहुँचाते हैं बड़ा बैलेंसली आप उसको कन्वे करते हैं। थर्ड पॉइंट का तो बड़ा अहम है, इसमें इंफॉर्मेटिव है ये और एनालिटिकल है। इट इज़ द इंफॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होती है टॉपिक के हवाले से, उसमें आप आइडियाज़ को बड़े अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, उनका रिलेशनशिप होता है, फैक्ट्स पे बेस करते हैं, आप इनलाइटन करते हैं, आपके जो गोल होते हैं, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो इंफॉर्मेशन तो होती है लेकिन उसका एक एनालिसिस भी आप साथ में अपने रीडर को, अपने लिसनर को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो उस चीज़ काबिल हो जाए कि वो उसको अच्छे से समझ सके। देन उसके बाद उसका अथॉरिटेटिव एंड एक्सपर्ट है। अब इसमें क्या होती है, आपकी जो टोन होती है कम्युनिकेशन की, इट कन्वेज योर कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी एट अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टीज़। उसमें आपका जो नॉलेज होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, क्रेडिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, आपकी कमांड्स होती है, रिस्पेक्ट होती है जो प्रोवाइड करती है, क्लियर गाइडेंस होती है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि आपकी जो गाइडेंस होती है बड़ी क्लियर होती है, जो डेमोन्स्ट्रेट करती है, ज़ाहिर करती है, वजाहत करती है, एलेबोरेट करती है आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को आपके टॉपिक के बारे में। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है उसमें इंगेजिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपका जो इंगेजिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग है ये रेफ़र करता है आपके एक टोन को कि जो रीडर्स को, आपके लिसनर्स की जो अटेंशन होती है उसको कैप्चर करता है। दैन उसके बाद उसको स्टिमुलेट करता है, उसके इंटरेस्ट को, और उसको इनक्रेज करता है कि वो
क्रिटिकली सोचे, रिफ्लेक्ट करे जो उसके टॉपिक के बारे में, तो उसकी जो थॉट प्रोवोकिंग है, जो भी वो चीज़ सोच रहा है उसके माइंड में जो चल रहा है, आफ्टर गेटिंग मोर इंगेजमेंट, तो उसको अच्छे तरीके से सोचे, क्रिटिकली सोचे, और किसी नुक्ते पर पहुंचने के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो कहता है कि ये स्पार्क्स क्यूरियोसिटी, आपके रेजेस, आपके माइंड में ये क्वेश्चंस को रेज करता है और आपको इंस्पायर करता है कि आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आएँ, न्यू पर्सपेक्टिव्स आएँ। देन इसके बाद 6 पॉइंट है क्लियर एंड कंसाइज। आपकी जो लैंग्वेज इसमें होती है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन लैंग्वेज के थ्रू आप प्रोवाइड करते हैं, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड में होती है। आप उसमें बड़ा सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और बड़ी एफिशिएंटली आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं विदाउट वेस्टिंग वर्ड्स और कंफ्यूजिंग द रीडर और लिसनर। आप किसी किस्म की एम्बिग्विटी, किस्म का डाउट इसमें क्रिएट नहीं करते। दैन उसके बाद जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है रिस्पेक्टफुल येट क्रिटिकल। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर किसी किस्म का क्रिटिक्स शो करना चाहते हैं, आप तनकीद करना चाहते हैं, तो बड़ा पोलाइटली, इन अ वेरी हम्बल वे, इन अ वेरी पोलाइट वे आप उसको क्या करते हैं, उसकी क्रिटिक्स लिखते हैं, क्रिटिक करते हैं उसको, और इसमें आप एक्नॉलेज करते हैं दूसरा जो उसका जो अदर पर्सन होता है उसके पर्सपेक्टिव को बड़े अच्छे अंदाज में। ये अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। नो डाउट कि इसके अलावा और भी बहुत सी बातें होगी, लेकिन ये मुझे अहम लग रही थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं। दैन इसके बाद इसके की एलिमेंट्स हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट है। आपका जो स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट होता है ये बड़ा कंसाइज होता है, स्पेसिफिक होता है। आपकी स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट होती है तो जो क्या करती है, किसी आर्गूमेंट के बारे में हो सकती है, ऐसे के बारे में हो सकती है, आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में हो सकती है, जो भी आप प्रेजेंट करते हैं आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसके बारे में हो सकती है। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है ये आपके टॉपिक का मेन आइडिया होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है। देन उसके बाद सेकंड में जो हमारे पास है वो है एविडेंस बेस्ड आर्गूमेंट्स। इसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी क्रेडिबल होती है, रिलायबल होती है। उसमें आपका रेलिवेंट डाटा होता है, आपकी रिसर्च होती है, आपके फैक्ट्स होते हैं, ये आपका आर्गूमेंट होता है कि जो ग्राउंड करता है आपके एम्पिरिकल एविडेंसेस के ऊपर। आप इसमें किसी किस्म का कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, इमोशंस नहीं बता सकते हैं, या और कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि जो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर हो। इंडिविजुअली आप कुछ भी नहीं कह सकते। आप जो भी बात करते हैं वो बड़ा एक लॉजिकल वे में होती है कि जिसके अंदर क्रेडिबिलिटी पाई जाती है। आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है इसके अंदर आपका जो प्रोसेस होता है वो बड़ा साउंड जजमेंट होती है। आपके एनालिसिस जो होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपका कॉज एंड इफेक्ट होता है, उनका रिलेशनशिप होता है, डिडक्टिव आपकी रीजनिंग होती है। आप यूँ कह लें कि आपकी जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है। देन उसके बाद आपका बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव होता है। आपका ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है जो अभी हमने बोला है बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है आप उसको बड़ा इम्पार्शियल रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। आपके जो फैक्ट्स होते हैं आप इसमें में एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। बैलेंस पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि आप इसमें एक्सट्रीमिज़म को अवॉइड करते हैं। किसी किस्म का जो स्ट्राइव्स होता है ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर आप उसको बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं लेके आते हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से उसको लेके चलते हैं। देन फिफ्थ है आपके पास क्लियर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपकी इसके अंदर आपकी जो होती है क्लियर हेडिंग होती है, कंसाइज आपका पैराग्राफ होता है। अब ये कहने के लॉजिकल आपका फ्लो होता है वो आइडियाज़ का। आप जितने भी आइडियाज़ को कन्वे कर रहे होते हैं उसका जो मैसेज होता है, जो आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसका एक लॉजिक होता है। विदाउट लॉजिक यू कांट डिलीवर एनीथिंग इन दिस एलिमेंट। देन है आपका इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। आपका जो लैंग्वेज का यूज़ है वो बड़ा इफेक्टिव होता है। जैसे इसके अंदर आप मेटाफर का यूज़ करते हैं, सिमिलिस का यूज़ करते हैं, एलोयन का यूज़ करते हैं, इमेजरी है, इसके अलावा और भी है, हाइपरबोल है।
जितने भी होते हैं ये बड़ा क्रिएटिव विविड डिस्क्रिप्शंस होती हैं इनकी, जो एडिटोरियल लिखते हुए इनको यूज़ किया जाता है। दैन इसका जो लास्ट है वो है कंटेक्चुअलाइजेशन एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर आपके जो आइडियाज़ होते हैं, आपके रेलिवेंट डिटेल्स होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, फ्रेमवर्क होता है कि वो मेन टॉपिक के बारे में हो सकता है, किसी इशू के बारे में हो सकता है, किसी आर्गूमेंट के बारे में हो सकता है कि जिसको क्लैरिफाई किया जाता है, जिसको क्लियर किया जाता है। या कंटेक्चुअलाइजेशन में जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में आपके हिस्टोरिकल जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है उसका भी यूज़ किया जाता है। एनेक्डोट्स भी यूज़ कर सकते हैं और जो रीडर की या लिसनर की हेल्प करने के लिए, ताकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, इसमें जो इसके अहम जो एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो इसके इंक्लूडिंग करेक्टर्स एंड एलिमेंट्स हैं जो मुझे लगे हैं मैंने आपसे शेयर किए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट है वो है ओपिनियन। ओपिनियन पेज में हमारे पास इसके फीचर हैं। ओपिनियन नाम से ही ज़ाहिर है कि हमारे जो पर्सनल व्यू पॉइंट है ये इसको ज़ाहिर करता है। हमारा बिलीव भी हो सकता है, एटीट्यूड भी हो सकता है, कुछ जो सब्जेक्टिव है, और आप इसे ऐसे ही कह लें कि जैसे इंडिविजुअल आपका पर्सपेक्टिव है, उसका आपका एक्सपीरियंस जो भी होता है, आपकी जो वैल्यूज़ होती है, या आपकी एक स्टेटमेंट होता है जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है वो कोई एक बंदे के बारे में कि वो उसको सोचता कैसे है, उसको महसूस कैसे करता है, उसका उसके बारे में यकीन कैसा है। तो वो उसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है, उसका कोई पर्टिकुलर इशू हो सकता है। मतलब कि आप ये कह लें एट द एंड कि जो पर्सनल आपके जो पर्सनल व्यू पॉइंट होता है, आपका जो ओपिनियन होता है उसके ऊपर बेस करता है। इसके कुछ हमारे सामने हैं इसके फीचर्स हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारे सामने एक इसकी एक एग्जांपल भी मौजूद है, ए मैटर ऑफ लाइफ। अ मैटर ऑफ लाइफ, अब इसको एक्सप्लेन करना है, इसको बताना है, डिस्क्राइब करना है। एवरीबडी हैज़ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर किसी का एक अपना नुक्ता नज़र है और उसी नुक्ते नज़र से उसको देखते हैं, तो हर कोई अपने लिहाज से इसको बताना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके जो पेज के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। इसमें जो आपकी लैंग्वेज यूज़ होती है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपके मल्टीपल क्लॉजेज होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, को जो लिंक होते हैं टुगेदर यूजिंग कंजंक्शंस। आप कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं, रेलिवेंट रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, या अदर ग्रामेटिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो आप इसमें यूज़ करते हैं। दैन उसके बाद आपकी बड़ी टेक्निकल वोकेबलरी यूज़ होती है। इसके अंदर आपके बड़े स्पेशलाइज्ड वर्ड्स होते हैं, या आपके फ्रेजेस होंगे, या फिर आपकी टर्मिनोलॉजी होगी कि जो स्पेसिफिक किसी फील्ड के बारे में या किसी इंडस्ट्री के बारे में या किसी प्रोफेशन के बारे में आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। दैन आपकी जो टोन है वो फॉर्मल होती है, जैसे इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया गया है कि ये बड़ी प्रोफेशनल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, वेल पॉलिश्ड होती है, बड़ी पोलाइट होती है। अब इसमें किसी किस्म के स्लैंग को, जार्गन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। देन हमारे पास है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। इसके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, आप यूँ कह लें कि आपकी जो पर्सनल ओपिनियन होती हैं, आपके जो इमोशंस वगैरह होते हैं उससे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। एक तो आपका सब्जेक्टिव होता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में पर्सनल हुआ जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप पर्सनल ओपिनियंस को नहीं दे सकते। ये बड़ा आपका न्यूट्रल होता है, इम्पार्शियल एवेलुएशन होती है, एग्जामिनेशन होती है आपकी जितनी भी आप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। दैन उसके बाद आपका फिगरेटिव लैंग्वेज है, आप फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी बताया गया। मेटाफर है, सिमिली है, और इसके अलावा एलिट्रेशन है, हाइपरबोल है, और भी बहुत से इसके फिगर ऑफ स्पीच के जो लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, वर्ड्स यूज़ होते हैं। दैन इसका जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है कि एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसके ऊपर बड़ा एम्फेसिस किया जाता है, बड़ा जोर दिया जाता है। आपकी बड़ी लॉजिकल रीजनिंग होती है, आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी एविडेंस के ऊपर बेस कर रही होती है। आपके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। दैन इसके कुछ की पॉइंट्स हैं
जिसमें ये पॉलिटिक्स के बारे में लिखा जाता है, सोशल इश्यूज़ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में लिखा जाता है। देन कल्चरल कमेंट्री के बारे में लिखा जाता है। अब हमारा असल काम शुरू हो गया कि हमने जो हमारा ओपिनियन पेज है या एडिटोरियल पेज है उसको समझना कैसे है, हाउ टू कॉम्प्रीहेंड, हमने उसको समझना कैसे। उसमें सबसे जो अहम सेगमेंट हमारा वो वोकेबलरी के। बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको समझ नहीं आती है, और जब उसको आर्टिकल को जो जो इसका जो ओपिनियन पेज है या एडिटोरियल है, जब उसको वो पढ़ रहे होते हैं तो समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने इसको कैसे मेमोराइज़ कैसे करना है, इसके अंदर क्या बात हो रही है, उनको समझ नहीं आती। इसमें उनकी उनकी जो ये डिफ़िकल्टी है उसको रिमूव करने के लिए उसमें जो हमने सबसे पहले यूज़ किया वो वोकेबलरी है, कि वोकेबलरी के बारे में उनको अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें इसकी क्लासेस की गई हैं, जैसे सबसे पहले वर्ड्स क्लास है। आपने देखना है कि वर्ड्स की क्लासेस कौन सी है, जो वर्ड्स उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच के कनेक्शन क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है। दैन उसके बाद वर्ड्स की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। कंक्रीट वर्ड्स है, जैसे इसकी आपको समझाने के लिए आसान सी एग्जांपल्स हैं, इजी एग्जांपल्स आर हियर, जैसे टेबल है, पेन है, एप्पल है। दैन उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आपके वर्ड्स हैं, जैसे लव है, फ्रीडम है। इसी तरह आपके कंपाउंड वर्ड्स हैं, बर्थ प्लेस है, हाउस, शू है। दैन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, आपके इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इसका यूज़ आता है, अगर आप इसको समझने की सलाहियत रखते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, गिव समवन द मिटन, इसका मतलब रिजेक्ट है। देन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग है, रिवील अ सीक्रेट। देन हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी टाइप है वो है वर्ड्स फॉर्मेशन। वर्ड्स फॉर्मेशन में हमें पता चलता है कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे रूट है, ये हमारा बेसिक वर्ड्स फॉर्म होता है, जिसको आप फिक्सेशन भी कहते हैं, जिसको आप रूट वर्ड्स भी कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस से मुराद वो वाले वर्ड्स होते हैं कि जो आपके फिक्सेशन से पहले यूज़ होते हैं। आपका जो रूट वर्ड्स होते हैं उनके पहले इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये इनकी एग्जांपल है, इन है, री है, एंटी है। जैसे है लाइक है तो उससे पहले डिस लगाएंगे तो डिसलाइक होगा। काउंटर है तो काउंट है तो रिकाउंट होगा। इसी तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। देन उसके बाद हमारे पास सफिक्सेस हैं। सफिक्सेस क्या होंगे, वो वर्ड्स हैं कि जो हमारे रूट वर्ड्स के बाद में यूज़ होते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा सफिक्सेस हैं, इनके एंड पे ईडी आएगा, आईएनजी आएगा या एलवाई आएगा। जैसे एक वर्ड है नियरली, तो एलवाई लगाया तो वो इसका सफिक्स बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस हमारे वर्ड्स हैं कि जो ड्राइव होते हैं, जैसे हैप्पीनेस है ये ड्राइव हुई है। इसी तरह जैसे मैंने अभी बताया कि हैप्पीनेस फ्रॉम हैप्पी है। अनब्रेकेबल है फ्रॉम, ये अन है प्लस ब्रेक है प्लस एबल है। इसी तरह हमारी कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग में क्या होता है, बुक शेल्फ है तो बुक होगा तो प्लस शेल्फ होगा। फायर वर्क्स है, फायर है प्लस वर्क्स होगा। ये सारा हमारा पोर्शन वोकेबलरी का। इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है सिमेंटिक रिलेशनशिप। सिमेंटिक रिलेशनशिप के अंदर आपके सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं, हाइपोनिम्स आ जाते हैं, हाइपरनिम्स आ जाते हैं, होमोफोन्स आ जाते हैं। सिनोनिम्स वो होते हैं कि जो आपके सेम वर्ड्स होते हैं, जैसे उसने बताया इनेग्मेटिक है तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, मिस्टीरियस है। एक्सीजेंट होगा तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिमांडिंग होगा। इसी तरह हमारे पास एंटीनम्स हैं, जैसे एलोक्वेंट है तो इनआर्टिकुलेट है। फास्टिडियस है तो स्लोपी है। देन हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं हाइपोनीम्स हैं, जैसे डॉग है, कैट है तो ये क्या होंगे, इसके एनिमल के अंदर आएंगे, इसकी उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है। इसी तरह हमारे पास हाइपर नीम्स हैं। एनिमल हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैमल्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होती है, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, जैसे टू है,
आपके टू है और देन टू है। अब इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टू है, देन टू है, देन टू है। प्रोनाउंसिएशन इनके जो सेम है, बट इनके जो मीनिंग्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर एंड स्टाइल। इसमें पहले नंबर पे हमारे पास है फॉर्मल वोकैबुलरी। फॉर्मल वोकैबुलरी में क्या होती है, हमारी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। देन हमारे पास इनफॉर्मल वोकैबुलरी है जो एवरीडे कन्वर्सेशन को शो करती है। देन हमारे पास टेक्निकल वोकैबुलरी है जो स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, उससे हट के हम कहीं भी ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते। अब वो स्पेशलाइज्ड फील्ड क्या होती हैं, हमने पीछे भी आपको इसके बारे में बताया होगा। देन हमारे पास स्लैंग है, कोलोक्वल एक्सप्रेशंस होते हैं। देन जॉर्गन है, आपकी जो इंडस्ट्री होती है, स्पेसिफिक जो आपकी टर्मिनोलॉजी होती है। ये सारे जितने पॉइंट्स आपको पता हैं ये सारे रजिस्टर में और आपके स्लैंग स्टाइल में, इसके रजिस्टर के अंदर और आपके स्टाइल के अंदर आते हैं। लास्ट वाला हमारे पास है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी में आपके जो नेटिव वर्ड्स होते हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लैंग्वेज इटसेल्फ। नेटिव वर्ड्स आपके वो होते हैं कि जो लैंग्वेज के अंदर से आपके जो होते हैं वो निकलते हैं, जो लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं। द वर्ड्स विच आर अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज दे आर द नेटिव वर्ड्स। देन आपके हैं बॉरोड वर्ड्स, द वर्ड्स विच आर बॉरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, ये दूसरी लैंग्वेज से लिए जाते हैं। देन हमारे पास है ड्राइव्ड वर्ड्स। अब ये भी जो होते हैं फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस होते हैं और यहाँ फिर उसकी रूट से लिए जाते हैं। तो इसी तरह हमारा जो वोकैबुलरी का सेगमेंट है वो मुकम्मल हुआ। आपने जब एडिटोरियल को या ओपिनियन को पढ़ना है तो उसमें जो सबसे पहला आप लोगों ने काम करना है, आपने उसके अंदर से वोकैबुलरी निकालनी है। अब वो वोकैबुलरी कैसे निकालनी है, उसकी इनलिस्टिंग कैसे करनी है, उसका क्या मेथड होगा, उसके क्या तरीक़ेकार है, वो सारा मैंने आपको डिटेल्ड वे में बता दिया। पॉइंट टू, जो दूसरा इसका पॉइंट अहम, वो है हाउ टू पैराफ्रेज। आपने इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है, सबसे अहम है। आपने सबसे पहले तो उसकी वोकैबुलरी निकाल ली और उस अब आपने देखना है कि इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है। इसमें कहता है कि फर्स्ट आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ द राइटर सेइंग अबाउट द टॉपिक, दिस विल हेल्प यू टू लोकेट द मेन आइडिया। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने आप से पूछना है कि राइटर क्या कह रहा है टॉपिक के बारे में। आपको इतनी सेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप इस काबिल हो कि आपको पता चल जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाए कि इसका मेन आइडिया। दिस विल हेल्प यू टू लोकेट द मेन आइडिया। दैन उसके बाद फिगर आउट विच वर्ड्स कैन बी पैराफ्रेज्ड एंड विच कांट। आप उसको देखें कि आप कौन से वर्ड्स को पैराफ्रेज कर सकते हैं और वो कौन से वर्ड्स हैं कि जिनको पैराफ्रेज नहीं किया जा सकता। दैन थर्ड है look away from the original text. This will help you to find new words to describe the main idea. अब उसके जो ओरिजिनल टेक्स्ट के वर्ड्स हैं अब उनको छोड़ दें। अब उसके अलावा जो न्यू वर्ड्स हैं, ट्राई टू अप्लाई द न्यू वर्ड्स विच यू हैव इन योर माइंड। अब इससे क्या होगा, आप उसका जो मेन आइडिया आप उसको एलेबोरेट कर सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक। देन उसके बाद फोर्थ, इट स्टिक्स विद द टॉपिक। आपका जो टॉपिक होता है उसके साथ आपका स्टिक होता है, चिमटा रहता है। अब इसमें ऐसे नहीं हो सकता है कि आप उसकी जो वोकैबुलरी है, वो जो उसकी टेक्स्ट की वोकैबुलरी है उसको यूज़ नहीं करते या अपनी वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं तो इसका जो मेन आइडिया है, जो मेन टॉपिक, उसे आप उससे पीछे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कनेक्शन शो करना होगा, एक रबत होना चाहिए, एक लिंक होगा, कि कोहेरेंस होगा, कोहेजन होगा। विदाउट डैट यू कैन नॉट कंटिन्यू। देन नेक्स्ट है इट इज़ रिटन इन योर ओन वर्ड्स। आप इसको अपने वर्ड्स में लिखते हैं। देन ये इजीली कॉम्प्रीहेंड। आपकी पैराफ्रेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि इसको जब पढ़ा जाए तो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। द लास्ट पॉइंट है इट इज़ फोकस्ड ऑन द मेन आइडिया। आपका जो मेन आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया, जो मेन पॉइंट है, इसके ऊपर ये बेस करना चाहिए, नॉट द माइनर डिटेल्स। आपने जो माइनर डिटेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना। इसका जो मेन आइडिया होगा आपने उसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखना। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपने एक पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया,
एक पूरा ओपिनियन पेज पढ़ लिया, उसकी वोकैबुलरी को निकाल लिया, उसकी पैराफ्रेजिंग को निकाल लिया। 2 काम कर लिए। तीसरा काम क्या है, आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन में आप उसको देखें कि आपको क्या समझ आ रही है। ईजी वर्ड्स की समझ आ रही है, आप उसके अलावा से कर लें। जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आपकी ग्रिप होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी ट्रांसलेशन बेहतर होती जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है प्रेसी। आपका जो पूरा एक जो एडिटोरियल होगा या आपका ओपिनियन पेज होगा, लेट्स सपोज इसके 5 पैराग्राफ्स हैं, 3 पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ्स हैं, तो आपने क्या करना है, उसकी प्रेसी तैयार करनी है। अब जो प्रेसी है आपकी 1/3 होनी चाहिए उसके। अगर उसने लेट्स सपोज कि अगर उसके 200 वर्ड्स हैं तो आप क्या करेंगे, 60 to 65 वर्ड्स की आप प्रेसी लिखेंगे। अगर 200 वर्ड्स हैं तो क्या करेंगे, 60 to 65 वर्ड्स की एक प्रेसी लिखेंगे। अब ये कह लें कि 1/3 होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में लिखना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी प्रेसी को, तो ये 1/4 भी हो तो चलेगी, उससे ज़्यादा बेहतरीन होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसमें आपका जो पर्पज़ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका जो मकसद है उसका, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी किस्म का डाउट या एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। देन कंसाइज लैंग्वेज, आपने बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड नहीं करना, लॉन्ग नहीं कर देना, लंबा नहीं कर देना, उसको बड़ा कंसाइज, बड़ा ब्रीफ करके इन्हिसार के साथ आपने लिखना। फिर आपकी जो डिटेल्स होनी चाहिए बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। माइनर डिटेल्स को आपने क्या करना, उनको रिमूव कर देना, उनको आपने इंक्लूड नहीं करना, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो आपकी बड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स होंगी आप उनको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। देन अवॉइडेंस ऑफ एम्बिग्विटी, आपकी किसी किस्म का कोई भी रफ आइडिया, जो इरेलीवेंट आइडिया होगा, आप उसको बिल्कुल भी इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे जब आप लोग अपनी प्रेसी लिखेंगे। देन आपका एक्टिव वॉइस होना चाहिए। आपके जो वॉइसेस हैं, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं, आपने इसको एक्टिव वॉइस के अंदर लिखना है। देन आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो बड़े सिंपल होंगे, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी। आपने इसके अंदर बहुत से बम्बास्टिक वर्ड्स का एक्सप्रेशन नहीं देना, कोई फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना, इंतहाई सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने यूज़ करना। देन अवॉइडेंस ऑफ जार्गन का होगा, किसी किस्म के जार्गन को यूज़ नहीं करना। यूज़ ऑफ एक्टिव वर्ब्स, आपके जो भी एक्टिव वर्ब्स होंगे आपने उनको यूज़ करना है। इसी तरह ये जो आपका प्रेसिज का जो सेगमेंट है ये भी मुकम्मल हुआ। लास्ट पे हमारे पास है, अब इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसके जो बेनिफिट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग है, ज़रा इसको पहले देख लें, देन उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, उसकी तरफ मूव करते हैं। ये इम्प्रूव क्लैरिटी, आपकी जो क्लैरिटी होगी, क्लियर आइडियाज़ जो होंगे वो इम्प्रूव होंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी, आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो बेहतर होगी। बेटर कम्युनिकेशन होगी आपकी बेटर कम्युनिकेशन है। देन इन्हेंस क्रेडिबिलिटी है, और लास्ट है आपकी टाइम सेविंग। इसी तरह आपका जो प्रेसी राइटिंग का जो सेगमेंट है ये भी मुकम्मल हुआ। पहले आपको मैंने बताया है इसके जो प्रेसी राइटिंग के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देन आपको बताया कि 1/3 होना चाहिए, और बहुत ही अच्छा लिखना चाहते हैं तो ये 1/4 होना चाहिए। देन उसके बाद मैंने आपको इसके रिजल्ट्स के बारे में बता दिया। अब जो लास्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब आप ये काम कर लेंगे, पहले नंबर पे आपने क्या करना है, आर्टिकल को पढ़ा, उसकी वोकैबुलरी निकाली, पैराफ्रेजिंग की, ट्रांसलेशन किया, उसकी आपने प्रेसी लिखी। देन उसके बाद आपने क्या करना है, राइट योर ओन ओपिनियन पैराग्राफ। आपने अगर ओपिनियन पैराग्राफ पढ़ा तो आपने उससे एक ओपिनियन पैराग्राफ लिखना। उसमें आप क्या करेंगे, चूज़ 1 पैराग्राफ। अगर आपके पास 4 पैराग्राफ्स हैं उनमें से आपने किसी एक पैराग्राफ को चूज़ करना, उसका क्या करना, मेक अ टॉपिक, आपने उसका एक टॉपिक बनाना। देन उसकी क्रिएट थीसिस स्टेटमेंट, आपने उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है कि जो क्या करेगी उस टॉपिक को, आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट जो होगा वो आपका मेन आइडिया होगा कि जो एलेबोरेट करेगा आपके टॉपिक को। तो फिर उसके बाद जो लास्ट वन है, आपने क्या करना है, एलेबोरेट करना है आपने इसको अपने वर्ड्स में। तो अगर आप बड़े अच्छे अंदाज में किसी एडिटोरियल को या ओपिनियन पेज को पढ़ना चाहते हैं तो जितनी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं
अगर इनको आप यूज टू कर लेते हैं या इसको अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं तो इट विल टेक जस्ट 1 मंथ। 1 मंथ के बाद आप देखिएगा आपके अंदर कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस आ गई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है या बहुत ही अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।